अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए पावर्ड बाय लेस। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। 49.3 ओवर्स में 264 रन स्कोर किए। इंडिया ने 48.1 ओवर्स में 267 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और इसी तरह 4 खिलाड़ियों से इंडिया ने ये मैच अपने नाम करा लिया और फाइनली इंडिया फाइनल में पहुंच गया। नसीम भाई, वो बात हमारी एक सही हो गई कि रोहित शर्मा आज फिर टॉस हार गए। तो अब मैं कहता हूं कि टॉस कराने के लिए किसी और को भेजना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि बार बार टॉस हारते रहते हैं। कैसा देखते हैं आज के मैच को आप? देखिए, आज तो बड़ा क्रूशल टॉस हारे थे वो, और एक वक्त ऐसा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी कमांडिंग पोजीशन पे आ गई थी जब 198 फॉर 4, और उनके जो है वो अभी 13 ओवर बाकी थे उनके पास। मैक्सवेल ने भी बैटिंग करने आना है, कैरी ने भी बैटिंग करने आना है। वहाँ पे स्मिथ शामी की गेंद को निकल के खेल रहे थे, फुल टॉस ही थी, उस पर बोल्ड हो गए। उसके बाद से मैच टर्न होना शुरू हुआ, वरना शायद यही टारगेट जो है वो 300 तक चला जाता। उन्होंने वो बारी अपनी बना ली थी, जो मुश्किल वक्त था। देखें, बहादुर प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरीके से वो खेले थे। ट्रेविस हेड देखें, ट्रेविस हेड के पहले 11 गेंदों पर 1 रन था। उसके बाद जब वो उन्होंने जो अगले 25 रन जो उन्होंने किए वो 8 गेंदों के ऊपर किए हैं। 4 चौके 1 छक्का, इंटेंट दिखाई देती है। 118 का स्ट्राइक रेट रहा है 118 का स्ट्राइक रेट उस खिलाड़ी का कि जिसकी पहले 11 गेंदों पर 1 रन था। हमारी तो हम कहते हैं 11 गेंदों पर अगर 1 बनाए तो 22 गेंदों पे 4 बना लेगा, 5 बना लेगा, और उसे उस स्ट्राइक रेट को कहां से कहां टर्न कर दिया। ये दिल वाले गुर्दे वाले प्लेयर हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो विराट कोहली एक एग्जाम्पल है दुनिया क्रिकेट के लिए। आज भी जो उन्होंने बारी ली है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। आप जरा इंटेंट देखें ग्राउंड के अंदर, उनकी फील्डिंग देखें 36 साल की उम्र में। जहां पे ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है ना, वो 1 को 2 करते हैं, जहां पे 1 होता है नॉर्मल फील्डर। कोहली ने उस 2 को 1 किया है। आज वो जिस इंटेंट के साथ है, वो जिस तरीके से बॉल पे पेस पे आते थे और ठक करके उनका थ्रो विकेट कीपर के पास जाता था, वो एक 19 साल के खिलाड़ी लग रहे हैं। वो जितनी एनर्जी उनकी 50 ओवर के अंदर, हम कहते हैं जी रिजवान साहब 50 ओवर विकेट कीपिंग कर लेंगे तो ओपनिंग कैसे करेंगे? भाई, आप एक विराट कोहली को देखो, वो विकेट कीपर से ज्यादा मेहनत कर रहा है फील्ड के अंदर। वो बाउंड्री से पिच पे आ जाते हैं बॉल के बाद समझाने के लिए। अच्छा नसीम भाई, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने मैच शुरू होने से पहले ही इस बात का कहीं ना कहीं अंदिया ज़रूर दिया कि इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये यहाँ पहले से हैं। फिर जाहिर है क्योंकि प्लेयर हैं तो उन्होंने अपने आप को भी कवर किया कि नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे और जो अच्छी टीम होगी वो फाइनल पहुँचेगी। लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता सभी को बहुत अच्छी तरह ये बात रियलाइज़ हो गई है कि इस चीज़ का बेनिफिट तो इंडिया ले रहा है। पूरा बेनिफिट रह रहा है। देखिए, हम लोग अपने प्रोग्राम में बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज़ आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं। इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। उसके बाद अब जो एक नई चीज़ भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना, मैक्सवेल वेरी वेल। आज मुझे मैक्सवेल जो है ना, वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों, इस वजह से एहसास हुआ कि एक तो वो जिस तरीके से आउट हुए, वो मेरे ख्याल है कि ऐसा कोई गेंद नहीं था कि जिसपे उनका हाथ से बल्ला निकल जाए। एक गेंद पहले छक्का उन्होंने मारा है, वो छक्का वही मार सकते थे जहाँ की गेंद को नीचे की उठा के मार दिया। सारा कैरी ने, आपके जो स्मिथ की बैटिंग थी, इन लोगों ने जो है वो खासी हद तक जो है वो ग्राउंड बना के अब मैक्सवेल को दे दिया था। 300 रन के प्लेयर अब वही थे, और अब 300 नजर आ रहे थे बोर्ड के ऊपर, जिस तरीके की पोजीशन में वो ले आए थे। फिर कोहली का जो उन्होंने हाथों का डॉली कैच छोड़ा है, बार बार मैक्सवेल को दिखा रहे थे। उसके बाद वो कोहली से तो जाके, आप कहना क्या चाह रहे हैं नसीम भाई मैक्सवेल के बारे में? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, सब हो रहे हैं। आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐसी चीज है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। जिस 2.5 महीने के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारे दुनिया के स्टार्स वहां जाते हैं, और जो उनको लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप की सूरत में पैसे मिलते हैं, यानी कि वो इतने पैसे वो शायद सारा साल नहीं कमाते हैं। आप ये नहीं मान सकते हो सकता है मैक्सवेल का बैड डे हो आज? बैड डे, इतने बड़े मैच में इतने बड़े प्लेयर का बैड डे। मैंने मैक्सवेल को इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हुए ही नहीं देखा। अगर मुझे कोई परफॉर्मेंस निकाल के दिखाए ग्लेन मैक्सवेल ने, जो दुनिया का माना हुआ और तगड़ा बल्लेबाज है, उसने इंडिया के खिलाफ कब रन तो फिर अब आपने ऐसी बात कर दी, लोग लिखेंगे कि मैक्सवेल की वाइफ भी इंडियन है, बिला वजह उन पे अब तो बातें उठेंगी।
मैं पता है जो कैच उन्होंने छोड़ा था, अगर उस जगह पे वो कैच हो जाए, जिस वक्त वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उन्होंने खिलाया था कूपर की गेंद पर, बहरहाल ये उसके अगली पता है उसकी अगली गेंद डॉट बॉल हुई थी और उसकी अगली गेंद पे श्रेयस अय्यर भी बोल्ड हो गए थे। जो 91 रन की पार्टनरशिप थी, दोनों सेट बैटर आउट हो रहे हैं 3 गेंदों के दौरान, इंडियन टीम एकदम से नीचे आ जाती। और क्योंकि 264 का टारगेट बनता नहीं कह रहा हूं जानबूझ के किया, लेकिन अब लोगों को शक जाता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी है, आईसीसी भी है, तो फलाना भी है। हम तो ये बात अभी नहीं कह सकते कि जानबूझ के किया नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ें होती हैं वो शक व शुबहात वो हर बंदा अपने रखता है सामने। एमन, आप क्या समझती हैं आज के मैच के बारे से? आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था ऑस्ट्रेलिया की वो वाली टीम नहीं है, तो ये भी एक एडवांटेज हुआ है कि वाली टीम नहीं थी वरना हरा देती। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो फ्रंट लाइन सीमर्स थे वो मिसिंग थे। फिर उसके बाद जो उनका मौजूदा स्क्वाड था उसमें भी उनको इंजरी हो गई थी। उस इंजरी की वजह से भी आज उनका टीम कॉम्बिनेशन इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। इन्होंने कूपर कॉर्नवाली को ऐड किया और उसके साथ तनवीर सांगा को भी ऐड किया। इस पिच पर हमने देखा है कि जो फिंगर स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं बजाय इसके कि जो रिस्ट स्पिनर हैं। तनवीर सांगा को इन्होंने खिलाया और उसके बाद कूपर को ऊपर खिलाया। मेरे ख्याल में बेंच पर जो इनके प्लेयर बैठे हुए फ्रेजर, मैकगर्क, यहाँ पर उनको खिलाया जा सकता था क्योंकि इनको पावर प्ले यूज़ करना था। ट्रेविस हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था ऑब्वियसली पूरी टीम को संभालने का, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जो डोमिनेंसी है वो बैटिंग साइड के अंदर है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस की तो इनकी टीम कॉम्बिनेशन ख़राब हो गया। फिर स्मिथ जब बैटिंग कर रहे थे उस वक्त पूरा मैच उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था। जैसे नसीम भाई ने बोला कि फुल टॉस को वो मार के आउट हो गए, एक जगह उन्होंने मैच बनाया और दूसरी तरफ उनके हाथ से वहीं से मैच निकल गया। स्मिथ का आउट होना इस मैच का टर्निंग पॉइंट था मेरी नज़र में। और उसके बाद इंडिया की आप बॉलिंग देखें तो उन्होंने कहीं पर भी लूज़ बॉलिंग नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स का हमेशा से एक तरीका है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे मैक्सवेल, वो आते साथ ही बॉलर्स पर अटैक करना चाहते हैं और मैक्सवेल ने भी बिल्कुल यही किया। या तो बॉलर को अंडर प्रेशर लाते हैं अर्ली ऑन, लेकिन यहाँ पे बड़ी सक्सेसफुल बॉलिंग रही इंडिया की कि उनको चलने नहीं दिया और आउट किया उनको। और अब ज़ाहिर है फाइनल भी आनी होगा, हमारे पाकिस्तान में तो नहीं होगा, अब तो वहीं होगा, यूएई में ही होगा फाइनल भी। अच्छा है, छतें टपक रही हैं तो नया तो अब क्या खुशी है फाइनल की, हम है भी नहीं। लेकिन देखिए मैं आपको लर्निंग प्रोसेस, विराट कोहली दुनिया क्रिकेट के लिए हम अपने बाबर आजम को किंग कहते हैं। बाबर आजम सिर्फ बैठ के उनकी बॉडी लैंग्वेज, लेकिन नसीम भाई यही एक्स प्लेयर, एक्स चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान साहब कहते हैं कि विराट कोहली बाबर के आगे जीरो भी नहीं है। ये उन्होंने कहा है स्टेटमेंट। क्या कहा है? विराट कोहली जो है वो बाबर के आगे जीरो भी नहीं है। बाबर एक अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, मसला बाबर का नहीं है, मसला पाकिस्तान की क्रिकेट का है जो तबाह हो चुकी है। नहीं, क्रिकेट तो तबाह हो चुकी है, लेकिन मोहसिन भाई ने पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में ये बात कही है। मोहसिन भाई पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन कोच हैं, आपको पता है, मुख्तसर स्टेंट था, सच्चे आदमी है, सच्चे पाकिस्तानी है। उनका जो एक अल्फाज है ना कि प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, ये मोहसिन भाई का बड़ा ख़ास अल्फाज है। शायद इसी एरा में उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अगर विराट कोहली से कोई कंपेयर नहीं है यार, आप देखें तो तई शेरी भाई उनकी फील्डिंग तो मैं भी डिफेंड नहीं कर सकती बाबर आजम को। नहीं, अब नहीं कर रही है, अब नहीं कर रही। उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड तो देखें 36 साल की उम्र में। अच्छा, उसके अलावा विराट के मैं स्टैट्स आज एक देख रहा था, चेस करते हुए 8000 रन्स चेस करते हुए इन 159 इनिंग्स। अब आप अंदाजा तो करें। देन सिंगल्स कितने उनके, 5820 से ज्यादा सिंगल हैं उनके। खेलना जानते हैं, बारी बनाना जानते हैं, खेल को लेके क्या, वो नो डाउट इस वक्त दुनिया क्रिकेट का रियल किंग है। इसमें तो कोई, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए किस तरह खेल रहा होता है। चैंपियंस ट्रॉफी किसके पास जाती हुई लग रही है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का भी मैच है, उसको तो हम आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे चैंपियंस ट्रॉफी किसके पास जाती हुई लग रही है? अब इस वक्त इंडिया का चांस बहुत ज्यादा लग रहा है। देखिए विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, जो सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। इस तरह की पिचेस के ऊपर फाइनल में कैसी पिच होगी ये किसी को भी नहीं पता। ये इंडिया को ही पता होगा फाइनल में क्या पिच है, किसी को भी नहीं पता होगा। और उनको तैयारी उन्हें पता है किस तरीके की करनी है। वो देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के अच्छा फास्ट बॉलर बहुत अच्छे, बना दो जी टर्निंग पिच, ये उनके हाथ पे। और ये हम बात कर रहे हैं ना कि इतने अनड्यू फेवर, इतनी बड़ी टीम, दुनिया की नंबर 1 टीम है, बिल्कुल है, इसमें कोई देखें उनके फास्ट बॉलर बाहर कौन कौन बैठे हैं। फिर हम वही बात करते हैं ना, हम फिर वही बात करते हैं कि जब नंबर 1 टीम है तो फिर उन्हें फेवर्स की क्या जरूरत। ये वही बात हो गई कि टॉपर बच्चा है लेकिन जाते वक्त अब्बू जेब में फर्रे डाल देते हैं, बेटा काम आएंगे, चीटिंग करने के काम आएंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ये तो बेइज्जती करा रहे हैं ना, ये अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। सारी दुनिया की आईब्रोज इन लोगों ने जो है वो जो है अपने ऊपर उंगली जी। और इसमें बहुत सारी टीमें बातें बनाने लगी। ज़ाहिर है जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है उन्होंने मैच से पहले ये बात बोल दी थी, बिल्कुल सही मिसाल दी है कि बच्चा आपका चाहे टॉपर जरूर है लेकिन जाते वक्त जेब में फर्रे कहते हैं, वो जो
चीटिंग के लिए लिखते हैं ना, फर्रे डालना ज़रूरी है क्या? ये जय शाह साहब की वजह से होता है, तो ये हरकतें ना करें। अदरवाइज़ मुबारक हो इंडिया को, बहुत अच्छा खेले और फाइनल पहुंच गए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और अभी पाकिस्तान का क्रिकेट टूर है न्यूजीलैंड में, उसकी ओडीआई और टी20 की टीम अनाउंस हो चुकी है। नसीम भाई, ओडीआई और टी20 की टीम अनाउंस हो गई है, सही लग रहा है आपको? सही कुछ ऑपरेशन किया है? कुछ जो बातें हो रही थी कि चेंज किया जाएगा, अच्छे प्लेयर्स लाए जाएंगे, मतलब अच्छे का नए प्लेयर्स लाए जाएंगे, तो कुछ नज़र आ रही है आपको चेंजेस? मुझे 18 डोमेस्टिक परफॉर्मर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके साथ बैठे थे मोहसिन नकवी साहब, उनमें से कुछ की तो जगह बन गई है। सुफियान मुकीम, देखिए जब आईसीसी का टूर्नामेंट आता है तो हम इतने हल्के क्यों पड़ जाते हैं, और उसके बाद हमें बाद में ख्याल आता है इरफान नियाजी को हमने कहाँ कर दिया था, सुफियान मुकीम कहाँ चला गया था। और दूसरी चीज़ आप अगर उठा के देखेंगे, शेरी भाई खान को यहाँ से घुमा के यहाँ किया गया है। हमें पहले वो खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, चलवाई जाती हैं, क्या होता है सकलैन मुश्ताक जी हेड कोच आ रहे हैं जी, शादाब खान को एक रास्ता हमवार किया जाता है, और आकिब जावेद को रखना था, आकिब जावेद आ गए अपनी जगह पे। यानी कि दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये जो बात हो रही थी कि सकलैन मुश्ताक को हेड कोच ला रहे हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पे एक ज़ाहिर अलग अलग तरह के बयान आ रहे थे। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये भी बयान दिया कि सकलैन और आकिब जो हैं जावेद, वो दोनों एक ही सोच के हैं, और उनके दामाद को कैप्टन किस बात पे बनाया जा रहा है। इधर हम देखते हैं कि टी20 का कैप्टन शादाब को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। नसीम भाई, एक प्लेयर जो बाहर था, चाहे वो परफॉर्मेंस अच्छी भी दे रहा है तो ठीक है, आप टीम में ले आते, डायरेक्ट वाइस कैप्टन की पोस्ट क्यों दे दी? चाह के पहले परफॉर्मेंस दिखा देते, उसके बाद देते रहते, चाहे कैप्टन हो या वाइस कैप्टन हो। क्या सलमान अली आगा खुद टी20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं? मैं देखें, उनका तो जगह ही नहीं बनती थी टीम के अंदर। आपने कितने अरसे तक तो उनको बाहर बिठा के रखा है। एक खिलाड़ी जिसकी जगह नहीं बनती थी वो कप्तान आ गया। इस मुल्क के अंदर इससे ज़्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता कि आप उसको कप्तान लेकर आ गए कि जिसकी टी20 टीम में जगह ही नहीं बनती थी। आपने क्या किया? आपने बाबर और रिजवान को टी20 से बाहर किया। वो 5 साल पहले हो जाने चाहिए थे। जिस फॉर्म ऑफ क्रिकेट जो आज आपकी क्रिकेट का हाल दिखाई दे रहा है इन दोनों की वजह से, इन्हें तो 4 साल पहले टी20 क्रिकेट पाकिस्तान की टीम से उनको, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट को ये कहीं अच्छा, अब वो उस पे अगर आकिब जावेद से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि बाबर को टी20 से इस पर ड्रॉप किया क्योंकि अब हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। हाँ, टी20 से इसलिए ड्रॉप किया है कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आपने वही सारे लोग देखें, ये कुनबे की तरह लगता है, ये ख़ानदान की तरह लगता है कि यार बाहर करेंगे तो अपने घर के फ़र्द को कैसे बाहर कर सकते हैं। भाई ये पाकिस्तान की टीम है, वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, जहाँ 321 चेस करने के लिए जा रहे हैं, वो पावर प्ले के अंदर 22 रन बना रहे हैं। ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। आप ओडीआई में कैसे रख सकते हैं, आप मुझे बताएं। रिजवान साहब 60 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो कैसे टीम के कप्तान दोबारा हैं? कोई बताए तो सही ना, कोई पूछे इनसे कि कैसे। आपको नहीं रखना चाहिए था यहाँ पे सलमान अली आगा को। अगर आप ओडीआई का भी कप्तान बना देते तो चले, फिर भी चलता। आप उनके साथ नए खिलाड़ियों को लेके आते, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आराम देते। वही सारे लोग, वही तमाम बॉलर्स, कोई इस टीम के अंदर दिखाई दे रहा है, कोई इस टीम के अंदर दिखाई दे रहा है। बाहर हुआ तो सऊद शकील, जिसको पहले आप जो है वो जो मिडिल ऑर्डर बैटर था उसको पहले वन डाउन लेके गए, फिर ओपन भी करा दी। रिजवान के होते हुए आपने सऊद शकील को ओपन करा दी। सऊद शकील ने फिर भी 60 रन बनाए थे। 6 रन बनाने वाले तैयब ताहिर किस वजह से टीम में दिखाई दे रहे हैं? खुशदिल शाह ने किसका दिल खुश किया है कि वो दोनों टीमों के अंदर दिखाई दे रहे हैं? मकसद है किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अच्छा नसीम भाई, फिर तो ये वही बात हो गई कि हम भी यहाँ पे बैठ के बातें करते रहे, आप भी करते रहे। अब जाहिर है, चलें आप किसी नए बंदे को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो तो ये गेम समझ रहे होते हैं। ये जो बातें हो रही थी कि जो सकलैन मुश्ताक साहब हैं, इन्हें हेड कोच ला रहे हैं, फिर ये बात एकदम दब गई क्योंकि अभी आकिब जावेद ही हैं, अगर मैं गालिबन गलत नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद ये शादाब को किस खुशी में नवाजा गया है, ये बात कामरान अकमल ने भी कही है। पीसीबी को मशवरा दिया कि पहले उनको आने देते, वो कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखा देते, उसके बाद आप चाहे उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन की पोस्ट देते। ये किस खुशी में शादाब खान को नवाजा गया है नसीम भाई, इसका जवाब किससे मांगे जाके? देखिए 24 रन है उनके इस डोमेस्टिक में टोटल। 24 रन बनाने वाले को वाइस कैप्टन बना दिया, क्यों? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग देखें आपके 3 मेंटोर 3 मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे हुए, 50-50 लाख रुपए लेने वाले मेंटोर्स तो आपके 3 तो बैठे हुए हैं साहब। मैंने शुएब मलिक एक चैनल पे बैठे हुए, एक चैनल पे सकलैन बैठे हुए, एक चैनल पे वकार यूनुस बैठे हुए। ये सारे के सारे बड़े तरीके के साथ राह हमवार करते हैं।
ये उन्हीं के मुलाजिम हैं जो टेलीविजन पे बैठ के राह हमवार कर रहे होते हैं बहुत तरीके के साथ। ये जो 90s के क्रिकेटर्स हैं ना, देखिए वसीम और वकार का अगर मैं कंपेयर करूं ना, ये दोनों 2Ws जो थे, वसीम बहुत फ्लैक्सिबल है, वकार फ्लैक्सिबल नहीं है। दिखने में फ्लैक्सिबल है, वकार ने कितने खिलाड़ियों को चुन चुन के बाहर किया है, चुन चुन के, क्योंकि अना उनकी होती थी। वसीम में इस तरीके की अना नहीं है, इसी वजह से वसीम जो है वो आना ही नहीं चाहते इस सिस्टम के अंदर। अब समझ आएगी क्यों नहीं आना चाहते। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि वसीम फिर भी बात सुन लेते हैं, वसीम में फिर भी एक फ्लैक्सिबिलिटी मौजूद है। मैं उन तमाम चीज़ों से हट के उन पे क्या इल्ज़ाम है क्या नहीं है, लेकिन अगर मैं वसीम और वकार को कंपेयर करता हूँ, आपने वकार को जिम्मेदारी दी हुई है, मेंटोर लगाया हुआ है, और 6 मरतबा टेस्टेड वकार यूनुस को आपने ला के लगाया। एक क्लिप था जिसके अंदर शुएब अख्तर ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अकेला जान मार रहा होता था और 5-5 फुट के जो खिलाड़ी थे वो पता नहीं क्या कर रहे होते थे टीम में। तो उनसे एंकर ने कहा कि आपने ये शिकायत नहीं की? कहना मैंने वकार यूनुस को शिकायत की थी, वो कोच थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं था। भाई क्या हो रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, किस तरीके से चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट, इस बात को देखने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा मुझे बताएं, इस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? सिलेक्शन कमेटी। आप ही के कहने के मुताबिक आकिब जावेद आप पे सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर वही है ना। देखिए मुझ पे ही रख के आप कहते हैं मैं कबूल करता हूं वही है, दूसरा कोई नहीं है। आपने उनको रिवॉर्ड दिया, लोग आपने खबरें क्या चली, आकिब जावेद तो जी अब नहीं रहेंगे, उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेज दिया जाएगा। मनपसंद मीडिया, लेकिन ना मनपसंद मीडिया है जो ऐसी खबरें चलाता है, छोड़े वो हमारे सारे दोस्त हैं। लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, ये खबरें बकायदे चलवाई जाती हैं। अच्छा। आकिब जावेद को ऐसा उन्होंने सेव किया, आकिब जावेद तो अब एकेडमी में जा रहे हैं। आकिब जावेद सबसे बड़े कल्प्रिट थे, सबसे बड़े, क्योंकि वही टीम उन्होंने मुंतखब की थी। उनको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था इसमें तब्दीली कर लो, उन्होंने नहीं की। नकवी साहब ने आखिरी वक्त तक कहा था इस टीम के अंदर, और 2 मरतबा कहते हैं, पता नहीं वो इजलास बुलाया था नहीं बुलाया था, लेकिन इतलात ऐसी है कि भाई 2 मरतबा बुला के उनसे कहा गया कि आप ये टीम चेंज कर लें, आप इस टीम से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बदली। तो सबसे पहली तब्दीली तो आकिब जावेद की होनी चाहिए थी। आपने आकिब जावेद के बारे में खबरें कैसी चलवाई? आकिब जावेद एकेडमी में जा रहे हैं, नदीम खान छोड़ के चले गए, अब वो एकेडमी संभालेंगे, थोड़ा तरस आने लगा वो खिलाड़ियों का। आकिब जावेद पे थोड़ा तरस आने लगा है। बात ये कहता हूं कि अगर एक खिलाड़ी जो है वो इतनी बड़ी गलती कर जाए, तो बजाय वो बाहर जाने के, आप खबरें भी ये चल रही होती है कि उनको अकोमोडेट ही क्रिकेट बोर्ड में ही किया जा रहा है। भाई वहाब रियाज ये जो लास्ट वर्ल्ड T20 था उसके सबसे बड़े कल्प्रिट थे, क्योंकि सारी कंट्रोल उनके हाथ में था। जो डेबेकल हुआ था उसके जिम्मेदार थे। आज जितने मेंटोर्स हैं ना, इस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नंबर 2 क्रिकेट बोर्ड में नंबर 2 पोजीशन रखते हैं मोहसिन नकवी साहब के बाद। उनकी हैसियत चाहे CEO समीर साहब हो या खुर्रम नियाजी साहब हो, लेकिन उन तमाम लोगों में जो है ना वहाब की इफादियत एक मुख्तलिफ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वहाब से एक करीबी रिलेशन है मोहसिन नकवी साहब के। ऐसे थोड़ी कोई सूबाई वजीर लगे हुए थे वो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर। वहाब रियाज की क्या क्रेडिबिलिटी थी कि वो सूबाई वजीर लग गए थे? आप मुझे बताएं तो सही, उन्होंने कौन सा काम ऐसा किया हुआ था क्रिकेट खेलने के अलावा? लेकिन वो मोहसिन नकवी साहब वजीर आला थे, बादशाह सलामत थे, वो वहाँ पे वजीर भी। अच्छा, वहाब रियाज क्रिकेटर ठीक थे, मतलब कोई ये भी नहीं कि बहुत आउटस्टैंडिंग नाम रहा हो वहाब रियाज को, ऐसा भी नहीं था, बस ठीक सही थे, अच्छे क्रिकेटर थे। वहाब रियाज इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, मैं बिल्कुल उनको बात करता हूं। ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं था कि उनको मिनिस्ट्री दे दी जाती। हाँ मिनिस्ट्री दी, मिनिस्ट्री के बाद आज वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज भी पीछे से बैठ के, भाई इंडिया का मैच देखने के लिए क्या वहाब रियाज नहीं गए थे? किस कैपेसिटी में गए थे भाई? आप क्रिकेट बोर्ड में तो दिखाई नहीं देते। खुर्रम नियाजी जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को तबाह करके रख दिया, वो किस कैपेसिटी में दुबई के मैच देखने के लिए गए थे? मोहसिन नकवी साहब वैसे तो इतनी बातें कर रहे हैं जी, हमने जो टिकट लिए थे हमने तो वो भी वापस कर दिए, क्योंकि हमारे ग्राउंड पे इतना खर्चा हुआ है, हमने वो पैसे रेवेन्यू ले लिया और उन्होंने भी आवाम में बैठ के मैच देखा। यार कौन सी आंखों में धूल। ये वैसे ये जो अभी नसीम भाई बातें कर रहे हैं ना, जाहिर है क्योंकि इनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, तो ये इन्होंने जो बातें निकाली वो बड़ी अहम बातें कि ये बातें हो रही थी। एकदम एक बात निकली कि जी बस आकिब जावेद साहब को तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी जाने बड़ा तरस आने लगा उन पर। फिर सकलैन मुश्ताक का नाम आया कि जी सकलैन मुश्ताक, लेकिन सकलैन मुश्ताक साहब तो कहीं नज़र आए नहीं आए। शादाब जो है ये आ गया वाइस कैप्टन। एमन, अगर हम सलमान अली आगा की बात करते हैं एज अ कैप्टन, क्योंकि कामरान अकमल ये कह रहे हैं कि वो तो T20 के कैप्टन है ही नहीं, आपके पास क्या प्लेयर ही नहीं है, सॉरी। सलमान अली आगा के बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, ज़रा बताइएगा एज अ कैप्टन में बात करें। देखें, सलमान अली आगा के बारे में जब मैंने रिसर्च की, देखें यूजुअली ऐसा होता है कि आपकी टीम का पूरा इन्हिसार कैप्टन के ऊपर होता है जो ग्राउंड में टीम को लड़वाता है। True. हम क्या करते हैं, हम उसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब मैंने सलमान अली आगा के बारे में रिसर्च की तो उनको कभी भी किसी भी डोमेस्टिक का भी कैप्टन नहीं बनाया।
तो आपने क्या कप्तानी उनको पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना के ही सिखानी है? सरफराज अहमद जब एज ए कैप्टन आए थे तो अंडर 19 के कैप्टन थे, पाकिस्तान को जितवा कर आए थे। उसके बाद वो टीम के भी कैप्टन थे, कराची रीजन के भी कैप्टन थे, सिंध रीजन के भी कैप्टन थे, बहुत सारा उनके पास एक्सपीरियंस था। तो सलमान अली आगा जो हमारी टीम में एक वाहिद प्लेयर हैं इस वक्त जो इंटेंट के साथ परफॉर्म कर रहे हैं ओडीआई और टेस्ट के अंदर। जिम्बाब्वे में उनका T20 में एक टूर था, उसमें वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे, 9 रन की उनकी एवरेज थी टोटल। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप उनको कैप्टन लेके क्यों आ गए, वो भी T20 के अंदर। क्या उनको नवाजा गया है या ये भी किसी गेम का हिस्सा है? नसीम भाई बताइएगा ज़रा, क्योंकि टाइम मुझे ब्रेक का आ गया है। क्या सलमान अली आगा, क्योंकि उन्होंने कभी कप्तानी की नहीं डोमेस्टिक में, इधर उधर कभी उनको कप्तानी मिली नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डायरेक्ट कैप्टन, तो क्या नवाजा गया है या इसके पीछे भी कोई गेम है? मेरे ख्याल है इसके पीछे कोई और ही गेम है, और उस गेम को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन्हीं को क्यों लगाया गया। आपके पास ऑप्शन अगर आपने रिजवान को रखना ही था तो आप कैरी करते दोनों जगह पे, आप एक कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करते। अगर आपने रिजवान को ओडीआई में रखा था तो उनको T20 में भी रखते, फिर इधर से नहीं हटाते। क्योंकि आप इतनी जल्दी जल्दी या तो चेंज करो तो फिर बहादुरों की तरह करो, जैसे जनरल तौकीर ज़िया ने की थी। जब 2003 वर्ल्ड कप का डेबेकल हुआ था, राशिद लतीफ़ को कप्तान लगा के पूरी टीम बदल दी। यूनुस खान मिले, समी मिले, हफीज मिले, पता नहीं कितने प्लेयर पाकिस्तान को मिले। लेकिन सलमान नहीं चले तो शादाब ही नेक्स्ट कैप्टन है, ये चीज नजर आ रही है। अच्छा, एमन ने पकड़ लिया। अब अगर शादाब नहीं चले, सलमान नहीं चलेंगे ना, तो शादाब को बना देंगे। असीम भाई बहुत जीनियस। नहीं वाकई में ये सलमान अली आगा विंग में होना चाहिए। सलमान अली आगा जब नहीं चलेंगे तो शादाब आ जाएंगे। भाई नवाजें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका है, सब कुछ आपका है, नवाजें, शादाब को बनाएं। अपने घर में कोई काम करने वाला है उसको भी पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना लें। आप ही के हाथ में सब कुछ चल रहा है, पूरा कुनबा है, आपके हाथ में चल रहा है, हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए, पावर्ड बाय लेस। अच्छा, कल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच है और नसीम भाई राजीव शुक्ला वो पहुंच गए अपनी फैमिली के साथ लाहौर इस मैच को देखने। अब सिक्योरिटी इशू नहीं है कोई, पहुंच गए फैमिली को लेकर? देखिए, राजीव शुक्ला इंडियन क्रिकेट बोर्ड के वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनका हमेशा से एक पॉजिटिव जेस्चर रहा है पूरे इंडियन क्रिकेट बोर्ड में। अगर मैं बात करूं किसी शख्स का पॉजिटिव जेस्चर रहा है, यही राजीव शुक्ला थे, जिन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि जिसने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत तकवीत दी थी, जब उन्होंने कहा था कि अगर इस दफ़ा भी हम इंडिया खेलने के पाकिस्तान खेलने नहीं गए तो अगली दफ़ा पाकिस्तान नहीं आएगा, और अब ऐसा ही तय हो चुका है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि राजीव शुक्ला जो हैं ये सपोर्ट में बात करते हैं, अब ये वाइस प्रेसिडेंट है तो क्या इनकी चलती नहीं है? क्योंकि एक अच्छी आपने बताया पॉजिटिव बात करते हैं कि भाई ठीक है, जाना चाहिए दोनों मुल्कों को और ऐसा ही होना चाहिए। अब जाहिर है हमारी तरफ से भी फिर हम भी नहीं जाएंगे वहाँ पर, तो क्या चलती नहीं है या जो बैठे हुए हैं ऊपर वो कहते हैं नहीं बस मैं ही हूँ? देखिए, हर इदारे के अंदर ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ज़रा पॉजिटिव अंदाज से भी सोचते हैं और वो दूर अंदेश भी होते हैं। राजीव शुक्ला इज़ अ सीजनल पॉलिटिशियन, बहुत ही एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है। मैंने उनके 2-3 इंटरव्यूज़ किए, जब भी बात करते हैं बड़े धीमे अंदाज में करते हैं। अनुराग ठाकुर से भी मैंने बात की, अनुराग ठाकुर बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हुआ करते थे इससे पहले बोर्ड के अंदर, वो भी बड़े धीमे अंदाज से बात किया करते थे और अच्छी पॉजिटिव। लेकिन अनुराग ठाकुर के मुकाबले में मैंने राजीव शुक्ला को बहुत पॉजिटिव देखा। वो पाकिस्तान आए, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, ये किसका इवेंट है? ये बीसीसीआई का इवेंट है या पीसीबी का इवेंट है? किसी भी नहीं है ना। जे शाह साहब दुबई स्टेडियम के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या जे शाह साहब का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था? क्या पाकिस्तान फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी फर्टर्निटी नहीं है? आप वहाँ तो मैच देखने के लिए जा रहे हैं, अपनी टीम का, इंडिया का सारे मैचेस आपने वहीं रख दिए हैं उनके, लेकिन क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान का भी आके एक विज़िट करते एज ए आईसीसी के सदर? अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है। लेकिन नसीम भाई ये बात तो ऑब्वियस है कि जो जे शाह है वो तो खुल के जेलिस होते हैं, और मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड माना अच्छा खेल रहा है, लेकिन आगे जाके इनकी तबाही की वजह भी ना ये जे शाह साहब ही बनेंगे, क्योंकि अब हर टीम ये बात कर रही है कि एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं,
बिला वजह की बदमाशी करते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब जैसे आप राजीव शुक्ला की यहाँ बैठ के तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल उनसे अच्छे मिले इंसान हैं, हैं, तो देखिए positive जो इंसान चीज़ हैं। जो बंदा सही है वो सही है। राजीव शुक्ला पाकिस्तान है, वेलकम जी आपको और आपकी फैमिली को, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल वेलकम करते हैं। लेकिन जय शाह का तो एक इमेज हमेशा से ही ऐसा रहा है कि वो हरकतें करते हैं प्योर इंडियन पॉलिटिशियंस वाली, वो क्रिकेट वाली वो नहीं करते, वो पॉलिटिशियन वाली हरकतें करते देखिए हैं। उनके वालिद अमित शाह नरेंद्र मोदी के खास आदमी हैं और इसी वजह से नरेंद्र मोदी साहब की सारी चीज़ें जय शाह साहब में दिखाई देती हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि अब आप बीसीसीआई के सरबराह नहीं है भाई, अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। अब आप भूल जाएं कि आप बीसीसीआई के कभी सेक्रेटरी थे, अब आपको सबको एक आंख से देखना होगा। भाई आप आईसीसी के सरबराह की हैसियत से आके ग्राउंड के इंतजाम कैसे किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आप खुद जायजा लेते हैं अपनी आंखों से। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। उन्होंने जायजा लिया तो था, उन्होंने पहले से ही फैलाना शुरू कर दिया था। जय शाह साहब भी जो है बस वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। नसीम भाई अगर हम बात करें, अभी 3 टीम है, इंडिया तो फाइनल पहुंच गई है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इनमें से कोई एक जाएगा। अगर हम देखते हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ये दोनों इंटरेस्टेड नहीं है यूएई में जाके खेलने के लिए, लेकिन मजबूरी देखिए इन दोनों टीमों ने खासा वक्त गुजारा हुआ है पाकिस्तान में, इस वजह से कि बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी दे प्लेड ट्राई नेशन सीरीज, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इन्हीं टीमों के दरमियान हुई थी। तो वो ज़ाहिर लाजमी तौर पर चाहेंगे कि मैच पाकिस्तान में ही हो, सिमिलर कंडीशन में हो, तो उनको इस सिलसिले में आसानी होगी। ठीक है। एमन अहमद शहजाद कह रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया है, इन्हें रेस्ट नहीं देना चाहिए था, इन्हें ड्रॉप करना चाहिए था। इन्होंने ये भी कहा कि अभी आप यंग प्लेयर्स को लेकर न्यूजीलैंड जा रहे हैं, अगर हारेंगे तो ये जितने सीनियर प्लेयर पीछे हुए हैं वापस आ जाएंगे। तो ये जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी ना शायद इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। कैप्टन से लेकर सबसे जूनियर प्लेयर तक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी यही है कि आप प्लेयर को बताएं कि भाई आप इस डिपार्टमेंट में वीक थे, आपका स्ट्राइक रेट वीक था, आप इन चीज़ों को इंप्रूव करके दोबारा टीम में आ जाए, हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये अगर एक क्लियर मैसेज आएगा तो प्लेयर को भी पता होगा कि उसमें क्या खामियाँ हैं। अगर आप बोल देंगे रेस्ट करें तो उनको क्या एहसास होगा कि हमारी क्या गलतियाँ हैं। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो हमने उनको डिलीवर करने हैं और जिससे प्लेयर को एहसास भी हो कि हमें ड्रॉप किया। ठीक है, कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड किसके हक में जाएंगे आप? मैं चाहती तो हूँ कि न्यूजीलैंड जीते। क्यों, क्या रीज़न क्या है उसमें? देखिए न्यूजीलैंड की टीम की हमने बात की, बड़ी बैलेंस टीम है और उनकी बैटिंग से लेके फिर उनकी फील्डिंग, फिर उनकी बॉलिंग, हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बेशक उन्होंने हमें बहुत बुरा हराया है, लेकिन ओवरऑल उनका जो टीम का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। वो यूएई में इंडिया को बीट कर सकते हैं। हाँ, अमेरिका और न्यूजीलैंड की फील्डिंग इस पूरे टूर्नामेंट में नो डाउट बहुत अच्छी है। इंडिया आज तक यूएई में दुबई के वेन्यू के ऊपर 18 मैच खेल चुकी है, आज तक हारी नहीं है। नसीम भाई आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? इंडिया तो हमें पता है, इंडिया के बस जय शाह साहब है ना, जय शाह साहब, बस एक ही नाम रह गया जय शाह। ये आप किसको कहते हैं, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? मेरे ख्याल है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैच होगा, इस वजह से कि एडम मार्क्रम भी जो है वो फिट हो गए। आज की उनकी रिपोर्ट आ गई है, जो उनके मेन बैटर हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्लाइटली एज मैं समझता हूं कि मुझे साउथ अफ्रीका के साथ उनकी पेस बॉलिंग की वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टर्न नहीं ले रहा है और उनका पेस अटैक जो है वो सही जगह पे हिट कर रहा है गेंद को। तो रबादा, एनगिडी और जो उनके लेफ्ट आर्म पेसर है, ये तीनों जो है वो बड़ा क्रूशियल रोल इन दोनों में से आपको ऐसी टीम कौन सी लग रही है जो फाइनल में अगर जाती है तो इंडिया को कुछ टफ टाइम दे सकती है? देखिए इंडिया को टफ टाइम तो भाई अब कौन देगा कौन नहीं देगा ये समझ में नहीं आता। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों में उन्होंने गेम किया हुआ है, लेकिन फिर भी अब कैसी पिच बनाएंगे वो। हाँ। देखिए अगर आप साउथ अफ्रीका आ जाती है, उनके 3 फास्ट बॉलर हैं, वो ऐसी पिच होगी वहां पे देखिएगा, आईसीसी बना के देगी जहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर कैशो महाराज और तबरेज शमसी की सूरत के अंदर वो अटैक करने की कोशिश करेंगे, मार्क्रम आके गेंद कर देते हैं दरमियान के अंदर, इसी के ऊपर वो जा रहे होंगे, क्योंकि उनके जो मेन फास्ट बॉलर भाई बनाए ना जेन्युइन पिच दुबई के अंदर। अब आपने 4 मैच तो अपनी मर्जी के हो गए ना, अब एक बनाए जेन्युइन बनाने की हिम्मत नहीं है। और जाहिर है जब इंडिया में पहले हो रहा था मैच, आपने देखा था वर्ल्ड कप, तब कैप्टन ने एक दिन पहले तो पिच की वीडियो बना के डाल दी थी। इससे पता चलता है, आप हमें तो ये कहते थे कि जी हम तो जेलिसी में बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं, ढिमकाना बोल रहे हैं, लेकिन और भी सब आपके बारे में ये बोल रहे हैं। मैंने जो डूसन को कहा था ना चोकर्स, वो नाराज हो गए। तो डूसन भाई अब ये साबित करिएगा आप चोकर्स नहीं है, मुझ पे तो आप खफा हो गए थे। आप लेकिन पहले उन्हें फाइनल में पहुंचने थे, फिर उसके बाद हम देखेंगे। फाइनल कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का, और देखते हैं कि कल कौन मैच जीतेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।